अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात मानसून की कर लेते हैं, जिसने आज केरल में दस्तक दे दी है, जिसकी पुष्टि मौसम विभाग ने भी की है। मौसम विभाग ने केरल में 31 मई तक मानसून के आने का अनुमान जताया है, लेकिन एक दिन पहले ही केरल में दस्तक देकर अब मानसून धीरे धीरे पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बढ़ रहा है। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून के पहुंचने से पहले ही चक्रवाती तूफान रेमल का असर भी देखने को मिला। जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम और मेघालय में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खासकर असम और मणिपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत एजेंसियों को भी लगा दिया गया है। आसमान में काले घने बादल, ठंडी ठंडी हवा के साथ झमाझम बारिश, और बारिश भी ऐसी कि कुछ ही देर में खेत खलिहान पानी से भर गए। मैदान और सड़कें भी पानी में डूब गईं। ये तस्वीरें केरल से आई हैं, जहां आज दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक देकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। मौसम विभाग ने 31 मई तक मानसून के केरल पहुंचने का अनुमान जताया था, लेकिन अनुमान से एक दिन पहले ही मानसून केरल पहुंचा है, जिसके असर से राज्य के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। हमारा आगे अनुमान है कि आने वाले 2-3 दिनों में ये तमिलनाडु के कुछ और हिस्से कवर कर लेगा, कर्नाटका के हिस्से कवर करेगा। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न के बचे हुए हिस्से हैं वो भी कवर करेगा और सब हिमालय भी कवर करेगा। उसका रीजन क्या है कि हवाएं भी वे ऑफ बंगाल से आ रही हैं और कंटिन्यूस वहां हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, इवन 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल रिपोर्ट हो रही है। आज भी कुछ हिस्सों में असम, मेघालय में एक्सट्रीमली हैवी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हुई है और केरला में भी ये रेनफॉल एक्टिविटी चालू रहेगी आने वाले 5 दिन। हालांकि मानसून आने से पहले ही केरल के कई जिलों में जोरदार बारिश कई दिनों से हो रही है, जिसके चलते शहरों में जगह जगह जल जमाव हो गया है, जिसका असर ट्रैफिक पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि लोगों के घरों, सरकारी दफ्तरों और स्कूलों तक में पानी घुसने से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। चाहे कोच्चि हो या आलपुषा, भारी बारिश के चलते हालात एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। केरला में मानसून सीजन शुरू हुई है और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में आज रेड ऑरेंज अलर्ट इश्यू किया है और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी वाटर लॉगिंग का बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं अभी इस वक्त आलपुरा में हूँ और मेरे अराउंड जो आप देख रही है ये एक वाटर बॉडी नहीं है, लेकिन एक ग्राउंड है, एक फुटबॉल ग्राउंड है। ये आलपुरा बीच के बहुत पास ही है ये ग्राउंड, ये फुटबॉल ग्राउंड, लेकिन पूरी तरह से ग्राउंड में पानी भर चुकी है। और जैसे आप देख सकते हैं अभी सड़कों में भी सड़क में भी पानी है और जो भी ऑपोजिट बिल्डिंग्स है, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और होटल प्रॉपर्टीज है, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस भी है, इधर भी पानी प्रॉपर्टीज के अंदर पानी है और यहाँ से मूव करना लोगों के लिए और व्हीकल्स के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। घर में पूरी तरह से पानी से भर चुकी है, घर के अंदर भी पानी है और इधर की रहने वाली लोग कह रही थी कि सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी और अभी बारिश थोड़ी देर के लिए रुका है, तो इसीलिए अभी घर के अंदर पानी नहीं है, वो क्लियर हो चुकी है और उन्होंने क्लीन भी किया है। लेकिन अभी भी बाहर वाटर लॉगिंग है और आलपुरा ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में है कि जहाँ पे बहुत जल्दी वाटर लॉगिंग होती है जब भी केरला में मानसून और जब भी केरला में बारिश होती है। केरल में मानसून पहुंचने के साथ ही अब ये पूर्वोत्तर के राज्यों में भी दस्तक दे चुका है, जहां पहले से ही चक्रवाती तूफान रेमल के असर से हुई जोरदार बारिश के चलते मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम और मेघालय में हालात काफी खराब हैं। खासकर असम और मणिपुर में, जहां नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और अब नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचा रहा है। चक्रवाती तूफान रिमेल के चलते पूरे बराक घाटी यानी कछार, करीमगंज और हालाकंदी तीनों डिस्ट्रिक्ट का नदियां जो है भर चुका है, क्योंकि लगातार बारिश हो रहा है। यहाँ हालत इतनी बुरी है कि कुछ ही देर पहले डेंजर लेवल जो है वो क्रॉस कर चुका है बराक नदी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बराक नदी है और यही बराक नदी का पानी पूरा डेंजर लेवल से अभी क्रॉस कर चुका है, जिसके चलते शहर के काफी सारे जगह में भी देखा गया कि बारिश का ये पानी जब बढ़ चुका है उसकी का चलते हर एक गली मोहल्ला में पानी जो है घुस रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 8 जिलों के 41,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 336 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को भी जलमग्न कर दिया है।
वहीं बाढ़ में अब तक 2 लाख से अधिक जानवर भी प्रभावित हुए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में 4 सड़कों, 2 पुलों को नुकसान हुआ है और 6 तटबंधों को भी तोड़ दिया है। लगातार बाढ़ से बिगड़ते हालात को देखते हुए लोगों की मदद के लिए तमाम सरकारी एजेंसियों जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड को राहत और बचाव के काम में लगा दिया गया है। 2 दिन से बारिश होने के कारण ब्रह्मपुत्र का पानी ज्यादा हो गया है, तो ऐसा बारिश होने से और खतरा हो सकता है। बारिश के कारण से ही बढ़ रहा है पानी और बढ़ने का चांस है, बढ़ेगा भी। बाढ़ के कारण असम जैसे ही हालात मणिपुर के इम्फाल में भी हैं। वहां कई रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद राहत और बचाव के लिए सेना को उतारना पड़ा है, जो बिना रुके बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी है। खासकर बीमार व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। आने वाले दिनों में मानसून के असर से और बारिश का अनुमान जताया गया है, जिसे देखते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, जिसने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा, अलपुषा से शिबू मोल केजी, सिलचर से दिलीप कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं कश्मीर, जहां से गुड न्यूज आई है। इस साल के पहले 4 महीनों में करीब 10 लाख पर्यटकों ने कश्मीर घाटी का दौरा किया। पर्यटकों की इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने से कश्मीर का मंदा पड़ा कारोबार दौड़ पड़ा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। कश्मीर के पर्यटन स्थल गर्मी के सीजन में सैलानियों से कुछ यूं ही भरे पड़े हैं। कोई परिवार संग आया है कश्मीर की खूबसूरती का दीदार करने और कोई दोस्त और रिश्तेदारों संग आया है कश्मीर की खूबसूरती को निहारने। यहाँ के पहाड़, नदियाँ, झरने, झील, खानपान और शिल्प कला पर्यटकों को खूब रासा रही है। यही वजह है कि साल के पहले 4 महीनों में करीब 10 लाख पर्यटक कश्मीर घाटी का दौरा कर चुके हैं। जो एक पुश मिला है टूरिज्म को पिछले कुछ समय में, लेकिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिज्म, सरकारी आंकड़ों का माने तो 10 लाख टूरिस्ट जो हैं अभी तक आ चुके हैं और इस साल एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि और जो है ये संख्या बढ़ेगी और पिछले सालों का रिकॉर्ड टूटेगा। सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ की जो नॉर्मेल्सी है उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर सरकार के लिए टूरिज्म है और टूरिज्म को इसीलिए जो है काफी ज्यादा प्रोजेक्ट किया जाता है। जो सबसे बड़ी बात ये कि हालात अगर ठीक रहते हैं तो टूरिज्म अच्छा रहता है। तो ये एक ऐसा व्यवसाय है जो सीधा नॉर्मेल्सी पे डिपेंड है। थोड़ी भी कहीं कोई घटना हो जाती है, थोड़ा भी कुछ जो है हालात जो गड़बड़ा जाते हैं तो सीधा उसका इम्पैक्ट जो है टूरिज्म पे पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है नॉर्मेल्सी का और सरकार भी उसको ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रही है। तो यहाँ देखिए पर्यटक, देखिए आप जब वहां से आपको लगता था इतने सारे टूरिस्ट यहाँ होंगे? नहीं, हमने कभी बिलीव ही नहीं किया था कि इतने सारे टूरिस्ट होंगे और वी आर फीलिंग लाइक विंटर। हमारे यहाँ समर है और यहाँ पे विंटर जैसा फीलिंग आ रहा है। बहुत सुंदर है कश्मीर, नेचुरल ब्यूटी बहुत है। तो क्या सबसे अच्छा लगा आपको? कहाँ जहाँ आप घूमे? सोनमर्ग में सबसे ज्यादा मजा आया, स्नो में फोटोज आए बहुत अच्छे। स्नो देखने आए थे? हाँ, स्नो देखने आए थे। आप बताइए। सब जगह अपने अपने तरीके से सुंदर है, सोनमर्ग वाज बेस्ट। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर हमेशा से ही सैलानियों की पहली पसंद रहा है। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हर साल बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए आते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। टूरिस्ट अराइवल्स की बात हो रही है। 12 मई तक वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1 मिलियन टूरिस्ट अराइवल्स इन दिस सीजन और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि फॉरेन टूरिस्ट उसका काफ़ी, अगर मैं ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ की बात करूं तो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी सब्सटेंशियल इंक्रीज है, मोर देन 50% इंक्रीज है फॉरेन टूरिस्ट का एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। हालांकि एक दौर था जब आतंकवाद के चलते कश्मीर का पर्यटन कारोबार काफी प्रभावित हुआ, लेकिन राज्य से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर का माहौल एक बार फिर बदला और ये बदलाव अब यहाँ के पर्यटन कारोबार में भी दिखने लगा है। साल दर साल पर्यटकों की बढ़ती संख्या से यहाँ के छोटे से लेकर बड़े कारोबारी तक खुश हैं। मैं कुछ दिन पहले मैंने कुछ होटलियर्स के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन किया। ट्रैवल, ये मेरा रूटीन है, जितने भी ट्रैवल एजेंट्स है या पौनी वाला या स्लेज वाला, मैं सबसे इंटरेक्ट करूँ। तो होटलियर जो थे उन्होंने कहा कि सर
बिफोर द ऑनसेट ऑफ दिस टेररिज्म 90 उससे अच्छा बिजनेस आज है। यानी कि हम लोग कहते हैं कि 80s में कश्मीर में ज़्यादा था, उनका ये मानना है कि सर हमने ज़िंदगी में कभी इतना अच्छा बिजनेस नहीं किया जितना हम आज कर रहे हैं, मतलब पिछले 2-3 साल से। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीते कुछ सालों में कई जरूरी कदम उठाए हैं, जिसके तहत पर्यटन स्थलों का डेवलपमेंट, एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा, बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षा को लेकर काफी काम किया गया है, जिसका नतीजा ये है कि फिर से कश्मीर के पर्यटन कारोबार को पंख लग चुके हैं। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा, खासकर केदारनाथ धाम की। गौरीकुंड से केदारनाथ तक दूरी 16 किलोमीटर है। इस पैदल मार्ग के दोनों तरफ से कुबेर ग्लेशियर की वजह से बर्फ जमी रहती है। चारधाम यात्रा के आरंभ से पहले बर्फ काटकर रास्ता बनाया जाता है, जिस पर चलकर श्रद्धालु गौरीकुंड से केदारनाथ तक का सफर तय करते हैं। हालांकि गर्मी की वजह से अब ये बर्फ पिघलने लगी है, जिसकी वजह से उसमें धंसे छोटे छोटे पत्थरों के यात्रा मार्ग से उनको हटाया जा रहा है। लेकिन पहले से पैदल मार्ग पर मुस्तैद मजदूर केदारनाथ धाम की राह के रोड़े साफ करने में जुटे हैं। पूरी रात कुबेर ग्लेशियर से बड़े बड़े पत्थर निकाले जा रहे हैं, ताकि आस्था के मार्ग पर पूरे जतन से चल रहे श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किलोमीटर का लंबा पैदल मार्ग है, जहां आजकल रात भर पत्थर काटने वाली मशीनों का शोर सुनाई दे रहा है। काम तेजी से चल रहा है और मकसद है आस्था के इस मार्ग पर छोटे बड़े पत्थरों और चट्टानों की बाधा दूर करना। कुबेर ग्लेशियर में धंसे जिन पत्थरों को मशीन काटने में कामयाब नहीं हो पा रही, उनको हटाने में मजदूर अपनी ताकत आजमा रहे हैं, ताकि पत्थर या चट्टान इस मार्ग पर चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए खतरा न बन जाए। भैया अपने साइड के काटो, हमने साइड के ना काटो। कुछ वहाँ ड्रिल करो कुछ। हाँ भाई। बंदी में संबल आ जा दो बंदे संबल पे रहो। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जो बड़े बड़े चट्टान बर्फ से बाहर निकाले जा रहे हैं, उनको भी ड्रिलिंग मशीन की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। बाबा केदार के धाम पहुंचने के लिए जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो पैदल इस दूरी को तय कर सकते हैं। मई का महीना खत्म होने के कगार पर है। उत्तराखंड में भी पारा नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में कुबेर ग्लेशियर भी पिघलने लगा है। बर्फ पिघलने की वजह से उनमें फंसे पत्थरों के भी खिसक कर पैदल मार्ग पर आने का खतरा पैदा हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी बाबा केदार के दर्शनों के लिए प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में देश विदेश से तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। 20 दिनों की यात्रा में 5,50,000 से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। लगातार बढ़ रही तीर्थयात्रियों की संख्या देखते हुए प्रशासन भी यात्रियों को हर सुविधा मुहैया करा रहा है। पैदल मार्ग पर स्थित कुबेर ग्लेशियर में अटके पत्थरों को रात के समय प्रशासन के मजदूरों द्वारा हटाया जा रहा है। चारधाम यात्रा में सबसे मुश्किल सफर केदारनाथ धाम की ही मानी जाती है। इस धार्मिक यात्रा में सबसे ज्यादा चुनौती पैदल मार्ग में ही आती है। इस ट्रैक में आमतौर पर 6 से 8 घंटे लगते हैं। ज्यादातर यात्री सुबह ही यात्रा शुरू करते हैं, ताकि वे दिन के समय केदारनाथ पहुंच सकें। हालांकि पैदल मार्ग पर कब पहाड़ी से पत्थर खिसक कर या ग्लेशियर टूट कर आ जाए, ये कहा नहीं जा सकता।
बोल्डर हटाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री हैं उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो। इन दिनों बर्फ पिघल रही है और बर्फ पिघलने से बोल्डर रास्ते पर गिरने का खतरा बना हुआ है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन के मजदूर हैं उनके द्वारा रात के समय इन बोल्डरों को काट कर हटाया जा रहा है। बोल्डर को काटने में मशीनों का भी सहारा लिया जा रहा है। बोल्डर काटने से पूरा खतरा दूर हो जा रहा है और यात्री दिन के समय पैदल मार्ग पर सुरक्षित आवाजाही कर रहे हैं। पैदल मार्ग पर हर समय नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जगह जगह पर मजदूरों की टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है, जो चार धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। केदार धाम में दर्शन करने के लिए इस बार भी सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सिर्फ 20 दिनों के अंदर 5,30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इस साल भी यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से हर स्तर पर प्रयास कर रहा है, ताकि केदार धाम आ रहे श्रद्धालुओं की यात्रा सफल और सुगम हो। रुद्रप्रयाग से संवाददाता प्रवीण सिम्वाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर कोई भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री धाम तक नहीं पहुंच सकता। किसी को बिना ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए किसी भी धाम के दर्शन की आजादी छूट नहीं है। हालांकि चारों धामों में क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ प्रबंधन के लिए 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प मौजूद नहीं है। पिछले 2 हफ्तों से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक है। कई लोग यात्रा को आधे अधूरे में छोड़कर वापस लौट रहे हैं। हालांकि ऐसे भी हजारों लोग हैं जो कि अभी तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खुलने का इंतजार कर हरिद्वार और ऋषिकेश में टिके हुए हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर हरिद्वार प्रशासन ने वहां फंसे लोगों का ट्रिप कार्ड बनाने का फैसला किया, ताकि पहले आओ पहले पाओ के तहत उनको यात्रा पर भेजा जा सके। चार धाम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 15 मई को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे, जो हरिद्वार और ऋषिकेश में हो रहे थे। भीड़ के कारण चल रही अव्यवस्था और परेशानी के कारण श्रद्धालुओं को बीच में ही रोक दिया गया था और ऐसे में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के खुलने का इंतजार करते करते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद QR कोड से ऑनलाइन ट्रिप कार्ड बनाने का फैसला लिया गया। ट्रिप कार्ड व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जा रहा है, जिसको बनाने में RTO मदद कर रहा है। वेब सीरीज पंचायत का तीसरा सीजन OTT प्लेटफॉर्म पर आ चुका है और इस सीजन को भी बाकी 2 सीजन की तरह दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। पंचायत में तो वैसे सभी किरदारों ने दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी है। अब आपको पंचायत के फुलेरा गांव की सैर करवाते हैं, जिसे वेब सीरीज में यूपी के बलिया का बताया गया, जहां सचिव जी, प्रधान जी, विकास और प्रहलाद शाह की मंडली जमती है। लेकिन ये गांव असल में मध्य प्रदेश के सीहोर में है, जिस गांव में पंचायत की शूटिंग हुई है उसका नाम है महोलिया, और अब ये गांव पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। मनोरंजन की दुनिया का ये फुलेरा गांव OTT के जरिए दर्शकों के दिल में घर बना चुका है। पंचायत वेब सीरीज में इसी गांव को यूपी के बलिया का फुलेरा गांव दिखाया गया है, जहां सचिव जी, प्रधान जी, विकास और प्रहलाद चा की जोड़ी कमाल करती है। लेकिन ये गांव बलिया का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सीहोर का है, जहां पंचायत वेब सीरीज की शूटिंग हुई है। सीहोर के महोड़िया गांव में पंचायत का सेट सजा था और इसी गांव को स्क्रीन पर फुलेरा दिखाया गया है। वही पंचायत ऑफिस, वही पानी की टंकी और वही प्रधान जी का घर, सब कुछ हूबहू वैसा ही जैसा पंचायत वेब सीरीज में दिखाया गया है। तीनों पार्ट हमारे यहीं पे बने मोहड़िये में। ये मेरे घर पे बना है, मेरा घर जो बताया वो प्रधान का बताया है, और पंचायत बनी है पंचायत भवन में, और कुछ गांव में भी है थोड़ा थोड़ा सीन। और इस पार्ट में जो तीसरा जो पार्ट बन रहा है उसमें विधायक जी का रोल बताया है, उसमें सीहोर का बताया है। मंत्री पेट्रोल सामने जो बाग है उसमें एक बंगला है उसको बताया है विधायक जी का। बाकी पूरा मोहड़िया में बनी, और मोहड़िया में जब वो लोग आते हैं बनाने तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे गांव की रौनक बढ़ जाती है। गांव में विकास भी करवाते हैं। यदि गांव के लोग 5 लोग चल जाते हैं कि साहब हमें ये काम चाहिए गांव में छोटा मोटा, तो वो करवा देते हैं। ऑफ स्क्रीन MP का महोड़िया गांव और ऑन स्क्रीन बलिया का फुलेरा गांव दोनों एक ही हैं, लेकिन शूटिंग के बाद से ही ये सीहोर का महोड़िया गांव भी
चर्चा में आ गया है। लोग दूर दूर से अब यहाँ इस गांव को देखने आते हैं। सीहोर से नवेद जाफरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।